नमस्कार दोस्तों, स्टेरियो आइसोमर्स में आज थर्ड वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन का फार्मूला है, स्ट्रक्चर है। और न्यूमैन प्रोजेक्शन में दो कार्बन एक दूसरे के सामने होते हैं। ये फिशर का प्रोजेक्शन का फार्मूला है। और इसके बाद फिशर के बाद एक जो मॉडल आ रहा है सॉहॉर्स आ रहा है। ये सॉहॉर्स मॉडल है, इसको हम वीडियो में चर्चा करेंगे, इस मॉडल को एक्सप्लेन भी करेंगे। और ये मॉडल टेट्राहेड्रल है, कार्बन की संरचना टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये मिरर इमेज है, एक कंपाउंड का मिरर कैसा दिखता है, सब वीडियो में चर्चा किए गए हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में हम लोग यूट्यूब के माध्यम से ही अपनी पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। तो मैं अजय कुमार पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज आइसोमर के थर्ड वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। हमने आइसोमर का दो पार्ट बना दिया था, तो ये थर्ड पार्ट आपका है। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों कि जो फर्स्ट पार्ट हम पढ़े थे उसको हम थोड़ा सा रिवीजन करा दें, क्योंकि जो बच्चे इंटर पास हैं या इंटर में हैं या आईआईटी नीट का कंपटीशन कर रहे हैं, या और हमारे प्रिय भाई बहन जो है टीजीटी पीजीटी का अगर केमिस्ट्री का पेपर देते हों, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। और इसको ध्यान से देखने के बाद पूरा देखिए और साथ में कॉपी कलम रखिए, और जो हम आपको समझाएं उसको बहुत ध्यान से आप समझिए। और जो आपको कुछ पूछना हो वो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, और उस क्वेश्चन का जो है निराकरण हम आपको 100% कर देंगे। तो अब फर्स्ट पार्ट में जो हम लोग बनाए थे उसको हम थोड़ा सा रिवीजन करना चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट लगेगा, रिवीजन कर दें, जिससे कि मतलब जो थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो जब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या कोई भी कंपाउंड हो, अगर दो कंपाउंडों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो, दो कंपाउंडों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो, लेकिन उनके स्ट्रक्चर, उनके नेम, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी संरचना सब कुछ डिफरेंट हो। समझ गए आप लोग? जब कोई भी दो मॉलिक्यूल हो और उनके दो कंपाउंड हो और दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो, लेकिन उनके स्ट्रक्चर, नेम, आईपीसी नेम, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ डिफरेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम एक दूसरे का आइसोमर कहते हैं। यानी वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के समावयवी होंगे, यानी आइसोमर होंगे, और उन दोनों कंपाउंडों के प्रॉपर्टीज को ही हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी दोनों कंपाउंड समावयवी हो गए और उनके गुण को हम समावयवता कहेंगे। ठीक है, जैसे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल मीन्स CH3CH2OH, और डाइमेथिल ईथर CH3OCH3। तो दोनों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो C2H6O, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन दोनों में है। एथिल अल्कोहल में भी है और डाइमेथिल ईथर में भी है। अगर दोस्तों हम देखें, हम फार्मूला नहीं लिखना चाह रहे थे क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि बार बार वही चीज रिपीट करने से टॉपिक हो वो लेंदी हो जाता है और वीडियो भी क्या होगा आपका बड़ा हो जाता है। इसलिए जो हम इसको नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन बट हम बता दें कि जैसे C2H6O है, तो C2H6O में आप देख रहे हैं कि 2 कार्बन यहाँ भी है, 6 हाइड्रोजन है, 3 2 5 1 6 और 3 3 6 हो गए। ठीक है, तो ये कंपाउंड एथिल अल्कोहल है और ये कंपाउंड आपका डाइमेथिल ईथर है, लेकिन दोनों के फार्मूले सेम है। तो दोनों फार्मूले अगर सेम है तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के आइसोमर है। ये दोनों मॉलिक्यूल
एक दूसरे के आइसोमर हैं, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टीज को ही आइसोमेरिज्म कहते हैं, इसी प्रॉपर्टीज को ही हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो समयोता के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये समयोता हो जाएगा और ये आपका ये भी हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब इसमें बात आती है कि जो है कितने प्रकार के होंगे, तो ये 2 प्रकार के होंगे। एक तो होता है संरचनात्मक समयोता और एक होता है त्रिविम समयोता, ठीक है। तो संरचनात्मक समयोता में यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। संरचनात्मक आइसोमेरिज्म का हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था, जिसमें आपका श्रृंखला समयोता और आपका क्रियात्मक समूह समयोता, स्थान समयोता, मध्यावता, चलायवता और रिंग समयोता था। यानी कि देखा जाए तो चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामेरिज्म आइसोमर्स और टैटोमेरिज्म और रिंग आइसोमर्स। तो ये जो पार्ट था, ये पार्ट हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज का जो पार्ट है वो है स्टेरियो आइसोमेरिज्म यानी त्रिविम समयोता। सबसे जबरदस्त पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिविम समयोता ऑर्गेनिक का। एक बार अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और त्रिविम समयोता ना समझें तो पूरा गारंटी है कि गारंटी मतलब 100% गारंटी कि आपको त्रिविम समयोता समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर ऑर्गेनिक का इतना टिपिकल चैप्टर है, इतना टिपिकल चैप्टर है कि लोग इससे दूर भागते हैं। और बच्चों जिस टॉपिक से हम दूर भागेंगे उस टॉपिक से हमको और भी डर लगेगा। लेकिन हम आपको YouTube पर ये जो वीडियो देने जा रहे हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म का देने जा रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार जरूर कमेंट करने मजबूर हो जाएंगे और कहेंगे कि हाँ सर क्या त्रिविम समयोता आपने बताई है। हमने अभी तक जितना पढ़ा है, जितने बच्चों को देखा है, एक दूसरे जो बच्चा 12th पास हो जाता है और जो मेरे पास BSc में आएगा, कोचिंग के लिए आता है कंपटीशन के लिए, तो कहता सर हमने स्टेरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा ही नहीं। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्यों नहीं पढ़ा, उसके पीछे तो बहुत घटनाएं हो सकती हैं, आप जान सकते हो। कैसे नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, अब ये तो समस्या की बात है, ये अलग टॉपिक है, इसमें हम जाना नहीं चाहते। लेकिन अगर आइसोमेरिज्म की बात 11th में आ गई और चैप्टर भी है और अगर स्टेरियो आइसोमेरिज्म को सही से ना पढ़ा जाए तो फिर ना इंसाफी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठिए और इसके बाद जो हम आपको स्टेरियो आइसोमेरिज्म आज स्टार्ट करते हैं। त्रिविम समयोता में दोस्तों क्या होता है कि त्रिविम समयोता को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, द 2 टाइप्स ऑफ स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इस 2 टाइप्स में क्या है कि एक त्रिविम समयोता में एक ऑप्टिकल आइसोमर होता है और एक जियोमेट्रिकल आइसोमर होता है। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स को हम लोग ज्यामितीय समयोता कहते हैं और ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम लोग प्रकाशिक समयोता कहते हैं। इसलिए हिंदी इंग्लिश हमें दोनों यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में भी हैं और हिंदी मीडियम में भी हैं। तो हमने आपसे बताया था कि बेटा हम ये जो वीडियो आपको YouTube पर अब चैप्टर वाइज चैप्टर अवेलेबल कराएंगे, ये ना तो किसी यूपी बोर्ड से ताल्लुक जाता है, ना CBSE है, ना ICSE है। यदि आप 11th में हैं, 12th में हैं या IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं या आप TGT PGT केमिस्ट्री से जुड़ी हुई तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए सुपर वीडियो होगा, सुपर टॉपिक होगा। हम किसी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं कि हम केवल CBSE बोर्ड ही पढ़ाएंगे। CBSE बोर्ड की जो रेफरेंस बुक आती है वो कुछ भी नहीं है। आप जब इस रेफरेंस बुक देखेंगे तो उसमें क्या होगा बेटा कि जो रेफरेंस बुक है वो पूरी डीप नॉलेज को लेके जाती है, और जो CBSE बोर्ड की छोटी छोटी टेक्स्ट बुक आती हैं वो उसमें जो है टॉपिक बहुत कम होता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे वो बुक नहीं खरीद पाते हैं रेफरेंस बुक, तो उनको लगता है कि टेक्स्ट बुक में जो है वही है,
ठीक है। अब तो यूपी बोर्ड में भी सरकार ने जो है मान्यता दे दी है, तो वो सीबीएसई बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक था वो भी यूपी बोर्ड में ही चलता है। तो वो थोड़ा सा कॉस्ट, थोड़ा लो कॉस्ट का होता है, बच्चे खरीद लेते हैं। लेकिन जो टीचर होता है वो एक बुक से नहीं पढ़ाता, ठीक है, वो तो 4 से 10 बुकों का पढ़ा हुआ रहता है, वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता है। इसलिए हम 12th यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी XYZ बोर्ड हो, वो आपका टॉपिक केवल क्लियर करेगा। इसलिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज करते हैं। अब इसमें क्या है कि जो स्टेरियो आइसोमेरिज्म है, यानी त्रिविम समय होता है, उनके दो पार्ट हो गए, एक ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गया और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गया। स्टेरियो आइसोमेरिज्म का मतलब है कि जैसे कोई चीज 3D हो, किसी चीज का स्ट्रक्चर अगर देखना हो, तो ये समय होता है बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि जो दो पार्ट आपके हैं, एक ऑप्टिकल आइसोमर्स और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसमें भी आपके दो पार्ट होंगे, एक होगा डी पार्ट और एक होगा एल पार्ट। डी पार्ट होता है डेक्स्ट्रा रोटेटरी, यानी कि राइट हैंड के हिसाब से, यानी कि आपका क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ठीक है। और एल पार होता है लेवियो रोटेटरी, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसको हिंदी में बोलते हैं वामावर्त, और इसको बोलेंगे दक्षिणावर्त। इसको प्लस सिंबल भी दे सकते हैं, इसको माइनस भी दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसका आप पूरा मीनिंग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेस्ट्रा रोटेटरी, और ये हो जाएगा लेवियो रोटेटरी। तो ये आपका डेस्ट्रा रोटेटरी है और ये आपका जो है लेवियो रोटेटरी है। तो इसमें क्या है कि जो दो पार्ट हैं, इस दो पार्ट को देखने के लिए एक बीच में मिरर जैसा इमेजिन होना चाहिए, और वो जो है अभी हम आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देंगे। और ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता है, इसमें एक होता है सिस पार्ट और एक होता है इसमें ट्रांस पार्ट। सिस को हम लोग जेड से भी करते हैं और ट्रांस को हम ई से भी करते हैं। तो जेड पार हो गया जूसा में और ई पार डिवीजन। अब जैसे हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर की। ऑप्टिकल आइसोमर में जैसे हमने आपको बताया कि डी है और एक एल में जा रहा है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि जैसे ये एक आप मॉडल देख रहे हैं, ठीक है, ये एक आप मॉडल देख रहे हैं, ये हमने छोटा सा मॉडल बनाया है। तो इस लॉकडाउन में जो हमारे पूरे मतलब मटेरियल है वो कॉलेज में है, तो हम कॉलेज जा नहीं पा रहे हैं, ये छोटा सा मॉडल हम आपके सामने बनाए हैं। ये जो आप देख रहे हैं कार्बन, ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर्स है, और इसमें आपका क्या है कि जैसे ये चीज है, ठीक है, तो ये जो दोस्तों है ये आपका कार्बन हो गया, ठीक है, ये जो हम ग्रीन पेन से दिखा रहे हैं ये आपका कार्बन हो गया, और ये आपका एक उससे जुड़ा हुआ ग्रुप हो गया, और एक ग्रुप ये हो गया, और ये, ठीक है, ये, और एक हमारे फिंगर में हमने पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक कार्बन से कितने बॉन्ड जुड़ सकते हैं? 4 बॉन्ड जुड़ सकते हैं। कितने जुड़ सकते हैं? 4 जुड़ सकते हैं। तो एक कार्बन से 4 बॉन्ड जुड़ सकते हैं, आप सबको पता है। और ये हमारा हो गया एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसा हो गया? ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इस कंपाउंड को यदि आप ऐसे पकड़े, ऐसे, ठीक है, और इस कंपाउंड को जब आप ऐसे पकड़ेंगे तो फिर यहां पर एक मिरर हो, ठीक है, दर्पण, एक यहां पे दर्पण हो। तो ये जो डायग्राम है, ये जो आपका मॉडल है, ये मॉडल ठीक मिरर में भी बनेगा। क्लियर हो गया? सबको पता है मिरर में बनेगा। और मिरर में जब बनेगा तो फिर वो दोस्तों कैसा बनेगा? जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है ना, इसका मिरर इमेज कैसा होगा? इसका मिरर इमेज होगा, ओके, एक मिनट, देखिए यहाँ पे हमने ब्लू को, ये जो ब्लू कलर है इसको हमने फिंगर से पकड़ा, और यहाँ पे ब्लू कलर को हमने फिंगर से पकड़ा है, ठीक है।
और जब इसके मॉडल को हम मिरर इमेज में देखेंगे तो ठीक है दूसरे को ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे, ठीक है ना। ये जो आपका ये ओरिजिनल है और ओरिजिनल है, जब इसका मिरर इमेज आप देखेंगे तो मिरर इमेज कैसा मत दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा बिल्कुल। मिरर इमेज ऐसे दिखेगा, ठीक ऐसे। क्लियर हो गया। अब देखिए ये आपका जो पिंक है पिंक के साइड दिखेगा, और ये जो येलो है येलो के साइड दिखेगा, और ये जो ग्रीन हमारा दूर है डिस्टेंस, इधर भी है इधर भी है, तो ये ऐसे दिखेगा एक दूसरे को मिरर इमेज। क्लियर हो गया। ये जो है आपका एक इधर साइड हो जाएगा और एक इधर साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक हम लोग लेफ्ट रखते हैं और एक राइट रखते हैं, वो अभी हम एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे। ये हमने इसलिए मॉडल दोनों एक जैसा बनाया कि अगर ये मॉडल आप ले रहे हैं तो इस मॉडल को जब आप मिरर में देखेंगे तो मिरर में भी क्या होगा, ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है, और बीच में आपका मिरर हो जाएगा। ये चीज हो गया आपका, ठीक है। अब कैसा रोटेशन होता है, क्या रूल्स होता है, वो हम सब आपको बताएंगे, ठीक है। ये टेबल अगर आपको जो फ्लो चार्ट अगर नोट करना हो तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स स्टार्ट करें। अब दोस्तों ये देखना है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने के लिए हमको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। पहला पॉइंट, हमारे पास कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। यदि कंपाउंड में कायरल कार्बन नहीं है तो हम उस कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं देख सकते हैं, ठीक है। कायरल कार्बन को बीच बीच में हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। जब न्यूमेरिकल लगाना होगा तो हम स्टार देकर कार्बन पर प्रेजेंट कर देते हैं, यानी जो कार्बन कायरल होगा उस कार्बन के ऊपर हम स्टार शो कर देते हैं, ठीक है। अब कायरल कार्बन है क्या, तो कायरल कार्बन का मतलब ये होता है कि जो बैलेंसी कार्बन की है वो तो 4 होती है, सबको पता है, ठीक है। तो 4 बैलेंसी है, और जब कार्बन से 4 टाइप्स के बॉन्ड जुड़े हों, यानी 4 डिफरेंट एटम हों या 4 डिफरेंट ग्रुप हों या 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल हों, कुछ भी हो, यानी कार्बन से जो चारों चीजें जुड़ी हैं वो बिल्कुल क्या हो, डिफरेंट। जैसे ये आपका कार्बन हो गया, ये आपका क्या है, कार्बन है, और इस कार्बन से देखिए एक येलो जुड़ा है, एक ग्रीन जुड़ा है, एक आपका पर्पल जुड़ा है, पिंक, और एक आपका जो है ये जुड़ा है, ठीक है। तो इस कार्बन से हमने कोशिश किया है कि सब कुछ डिफरेंट जुड़ जाए, ठीक है। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों परमाणु या चारों समूह या चारों अणु बिल्कुल डिफरेंट हों, वे आपके कायरल कार्बन होंगे। क्लियर होगी बात। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए सबसे पहला पॉइंट कायरल कार्बन होना जरूरी है। कायरल का मतलब होता है सममित कार्बन, ठीक है। तो ये आपका जो है कायरल कार्बन, यानी कि किरेल कार्बन भी लोग पढ़ते हैं, तो हिंदी में जो है किरेल कार्बन भी पढ़ते हैं, तो ये जो है किरेल कार्बन, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश की बड़ी लड़ाई रहती है, हिंदी में हम जो किरेल पढ़ेंगे और इंग्लिश में कहीं जो है जानते हैं कि उतनी अच्छी इंग्लिश जिसकी होगी वो जानते हैं। तो यहाँ पे किरेल कार्बन है, ठीक है। किरेल कार्बन क्या होगा कि जब चारों ग्रुप इनके डिफरेंट हो, चारों ग्रुप हो और या एटम हो या और भी कुछ भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके कुछ लोन पेयर होते हैं वो भी बनाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल में आ जाएंगे। तो यहाँ आपके चारों एटम डिफरेंट हो, चारों ग्रुप डिफरेंट हो, वो कार्बन कायरल कार्बन होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे आपने H ले लिया, यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ OH ले लिया, और यहाँ पे COOH ले लिया, ठीक है। तो अगर आपने ये ले लिया तो इसमें आपने देखा कि कार्बन से जुड़ा एक हाइड्रोजन है, कार्बन से जुड़ा एक मिथिल है, कार्बन से जुड़ा एक हाइड्रोक्सिल समूह है,
और कार्बन से जुड़ा एक कार्बोक्सिलिक समूह है। यानी कि दोस्तों जो बात हम कह रहे हैं वो चीज यहाँ पर आपको पूरी तरीके से मिल भी रहा है। तो ये कार्बन हमारा कैसा हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन आपका कायरल कार्बन हो गया, क्योंकि इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ मिथिल ग्रुप, यहाँ हाइड्रोक्सिल, सब कुछ डिफरेंट, ये कार्बन कायरल हो गया। क्लियर हो गया, तो कायरल कार्बन होना चाहिए। क्लियर। दूसरी चीज, इसके बाद हम इसका अगर मिरर इमेज देखें, हम इसका मिरर इमेज देखें, ठीक है, मिरर इमेज जैसे अभी हमने आपको दोनों मॉडल रख के बताया था। ठीक है, तो जब इस कंपाउंड को हम मिरर इमेज देखेंगे तो मिरर इमेज में क्या होगा कि जैसे ये CH3 आपका मिरर के पास है तो ये यहीं पर बनेगा, और ये आपका कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन जस्ट ऊपर हो जाएगा, OH आपका नीचे हो जाएगा, और इस कार्बन से जो कार्बोक्सिलिक जुड़ा है तो ये आपका ये हो जाएगा। क्लियर हो गया। और इसमें क्या है आपका, ये भी कीरल कार्बन वही चीज है ये भाई, क्योंकि इमेज है, तो ये चीजें हो गई। क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट तो कीरल कार्बन होना चाहिए, कीरल कार्बन आप लोग समझ गए। लेकिन जब किसी भी कंपाउंड का मिरर इमेज देखेंगे, तो जैसे ये कंपाउंड है और ये हमने इसका मिरर इमेज देखा, तो ये मिरर इमेज हो गया और ये हमारा ओरिजिनल कंपाउंड हो गया। अब इसमें क्या है कि इस कंपाउंड को, ठीक है, इसको मतलब चेंज ना हो, इसका जैसे ये है सेम ऐसे उठा के इसके सामने अगर हम रखें, ठीक है, जैसे ये हमारे 5 फिंगर हैं और ये 5 फिंगर हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। देखिए इधर अंगूठा थंब है, सब कुछ मिरर इमेज है। अब इसी कंपाउंड को उठा के अगर हम एक को रखें और एक को उठा के ऐसे इसके ऊपर रखें, तो ये देखिए मैच नहीं हो रहा है, दोनों थंब अलग अलग दिशा में हो गए, दोनों थंब अलग अलग दिशा में हो गए, तो ये एक दूसरे पे मैच नहीं किया, तो इसी को हम बोलते हैं कि ये अनअध्यारोपणीय है, यानी नॉन सुपर इम्पोज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो जैसे इस कंपाउंड को उठा के ऐसे ऐसे अगर रखेंगे तो कार्बोक्सिलिक के ऊपर CH3 आएगा, CH3 के ऊपर कार्बोक्सिलिक आएगा। तो जब एक ग्रुप से नहीं मैच होंगे तो उसको बोलते हैं हम नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए, सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। अगर सुपर इम्पोज हो गया तो वो कार्बन आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं देगा। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए देखिए मेन चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन होंगे, पहला तो कायरल कार्बन होना चाहिए, दूसरा पॉइंट नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। जैसे एक हम बता दें कि ये एक रिंग है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है, कुछ भी है, और यहाँ पे आपने मिरर रख लिया, तो जब यहाँ पे आप मिरर रख लेंगे, मिरर रखने के बाद ये जो आपका है ये भी आपका यही ऐसे बनेगा, थोड़ा सा दोनों बराबर होंगे वो तो अलग चीज है। तो ये आपका जो मॉलिक्यूल है ये, अच्छा ये दोनों एक दूसरे पे क्या हो गए, सुपर इम्पोज हो गए, ये क्या हो गए, ये सुपर इम्पोज हो गए, सुपर इम्पोजेबल हो गए, यानी ये अध्यारोपित हो गए। तो अगर ये अध्यारोपित हो जाएंगे तो ये ऑप्टिकली आइसोमर्स नहीं होंगे, बात क्लियर होगी। लेकिन ये कंपाउंड आपके अध्यारोपणीय नहीं होंगे, यानी नॉन अध्यारोपित होंगे, नॉन सुपर इम्पोज होंगे। और अगर ऐसे मॉलिक्यूल हैं तो ये आपके सुपर इम्पोज हो जाएंगे। अब जैसे हम लोगों के ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोज है, देखने में तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज लग रहे हैं, लेकिन अगर उठा के
ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखें तो दोनों थंब अलग अलग साइड में हो जाएंगे। फिर दोनों हाथ के ग्लव्स हों या दोनों पैर के मोजे हों, ठीक है, ये सब जो है हमारे नॉन सुपर इम्पोज होते हैं। तो दोस्तों ऑप्टिकल आइसोमर के लिए नॉन सुपर इम्पोज का होना बहुत जरूरी है। तो पहला कायरल, दूसरा नॉन सुपर इम्पोज। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स आपका कैसा है, सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। और ये दोनों मॉलिक्यूल्स अगर देखा जाए तो ये आपका नॉन सुपर इम्पोज हो जाएगा। अब नॉन सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसको आप लोग बना लीजिए और उसके बाद हम इसको रफ कर दें। तो आप लोगों ने सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज दोनों क्लियर हो गया है। अब जैसे एक हम इसको जो है शॉर्टकट में समराइज कर दे रहे हैं। जैसे ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड ये है, और ये कंपाउंड है और यहाँ मिरर इमेज लगा है, तो इस कंपाउंड का ये हो गया। अब दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या सेम है। अगर इस मॉलिक्यूल को हम उठा के ऐसे इसके ऊपर सेट कर दें तो ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल क्या होंगे, बैठ जाएंगे। तो बैठने के बाद क्या होगा, सेट हो जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे सुपर इम्पोजिबल हो गया। ये क्या हो गया, सुपर इम्पोजिबल हो गया। लेकिन जैसे ये आपका देखिए एबीसीडी का पी लेटर है और पी है, और इसमें मिरर हमने दिखाया तो इसका उल्टा ऐसा बनेगा। लेकिन इस पी को उठा के अगर हम इसको ऊपर ऐसे सेट करें तो वो सेट नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। अच्छा, जो हिंदी के मीडियम है वो बच्चे ध्यान दें, इसको अध्यारोपित बोलेंगे, इसको अनअध्यारोपित बोलेंगे, ठीक है। तो अध्यारोपित, अनअध्यारोपित, क्लियर हो गया। फिर अगर ऐसा कहीं है कि जिसमें सुपर इम्पोजिबल प्रॉपर्टीज है, कहीं कहीं जो हमको स्ट्रक्चर से ही पता करना पड़े, तो अगर वो सुपर इम्पोजिबल होगा तो वो एक कायरल मॉलिक्यूल होगा, यानी एक किरल मॉलिक्यूल होगा। और यदि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो वो किरल मॉलिक्यूल होगा। इसके बाद अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, पहला और दूसरा प्रॉपर्टीज अगर जिंदा है, तो ये तीसरा आपका आ जाएगा जो हमसे पेपर में पूछा जाता है। आईआईटी में, नीट में ये सब क्वेश्चन पीजीटी में पूछे जाते हैं कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर है बात। तो अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात पूछे, आपसे अगर पूछे कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो उसमें ये दोनों चीजें होनी चाहिए, यानी कि एक तो अकिरल कार्बन होना चाहिए, दूसरा सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। स्ट्रक्चर की दृष्टि से सुपर इम्पोजिबल देखेंगे और फार्मूले की दृष्टि से अकायरल देखेंगे। दोनों अगर है या दोनों में से कोई भी है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यही पेपर में हमसे पूछा जाता है। और यदि वो पूछ रहा कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उस कंपाउंड में हम इन दो चीजों को ढूंढते हैं कि हमको कहीं कायरल दिख जाए या नॉन सुपर इम्पोजिबल दिख जाए। एक एग्जांपल है जैसे 1-ब्यूटेनॉल, क्लियर हो गया। और इसका एग्जांपल जब 1-ब्यूटेनॉल का आप बनाएंगे तो 1-ब्यूटेनॉल में कितने कार्बन होंगे, 4। कितने कार्बन, 4 कार्बन हो गए। और नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4, क्लियर हो गया। 1-ब्यूटेनॉल यानी पहले पर ही आपका क्या है, OH है, और यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, और ये CH2 होगा, CH2 होगा, CH3 होगा, क्लियर हो गया। और इसका एग्जांपल अगर हम बना दें तो इसका एग्जांपल हम लोग बनाएंगे 2-ब्यूटेनॉल। इसका एग्जांपल बनेगा 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल का अगर आप बनाएंगे तो 1 2 3 4 दूसरे पे हमको OH करना पड़ेगा और H करना पड़ेगा। इसके बाद तीसरे कार्बन पे CH2 और यहाँ पे CH3 और ये भी CH3, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये आपका 1-ब्यूटेनॉल है और ये आपका 2-ब्यूटेनॉल है। इसमें क्या है कि एक कार्बन कायरल है, ये जो दूसरा कार्बन है आप अगर नंबरिंग इधर से कर दिए 1 2 3 4, इधर से ही करना पड़ेगा क्योंकि हमने 2-ब्यूटेनॉल का एग्जांपल लिया है। तो ये जो दूसरा कार्बन आपका है इसमें कायरल कार्बन है,
और इसमें जो है कायरल कार्बन कहीं भी नहीं है। यहाँ देखिए पहला कार्बन है तो दोनों हाइड्रोजन ही जुड़े हैं, दूसरा कार्बन है तो भी दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी दो हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें कायरल कार्बन नहीं है और इसमें कायरल कार्बन है। तो जिसमें कायरल कार्बन होगा वही कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन नहीं होगा उसको हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है अब हम आते हैं इस पॉइंट पे। एक होता है दोस्तों निकोल प्रिज्म, एक होता है निकोल प्रिज्म होता है, ठीक है। इस निकोल प्रिज्म में हम लोग मॉलिक्यूल को रखकर और यहाँ से एक ऑर्डिनरी लाइट पास कराते हैं। तो जब लाइट को पास कराते हैं और यहाँ पे जो सब्सटेंस या मॉलिक्यूल हम लोग रखते हैं, तो जो सब्सटेंस या मॉलिक्यूल हम रख देते हैं उसमें, उस मॉलिक्यूल में अगर कायरल की प्रॉपर्टीज है, कैसी प्रॉपर्टीज है, कायरलिटी है, यानी कि कार्बन उसमें कायरल है, यानी उसके कई ग्रुप डिफरेंट हैं, तो वो ग्रुप डिफरेंट ऐसे डिफरेंट साइड में होंगे, डिफरेंट साइड में होंगे, ठीक है। ऐसे बहुत डिफरेंट साइड में होते हैं। लेकिन जब उस कंपाउंड को हम निकोल प्रिज्म में रखकर ऑर्डिनरी लाइट को पास कराते हैं तो वो कंपाउंड अगर यहाँ से मान के चलिए इस तरफ अगर वो डिफरेंट है, टेढ़े हैं, तो आगे चल के हमें वो एक दिशा में बिल्कुल प्लेन दिखाई देते हैं, यानी कि उस कंपाउंड का रोटेशन हो जाता है। और रोटेशन तभी होगा, रोटेशन तभी क्लियर होगा जब उस कंपाउंड में कायरल कार्बन होगा। यानी कुल मिला के 100 बात की एक बात, जो न्यूज आता है ना 100 बात की एक बात, तो उसी तरीके से अगर हम आपको समझाना चाहें 100 बात की एक बात की तरीके से, तो जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन होगा वही कंपाउंड प्रकाशिक समझौता देगा, यानी प्रकाशिक समझौता मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन नहीं होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यहाँ से कंपटीशन के लिए कम से कम बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, यानी कि वे कंपाउंड, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिरर इमेज में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते हैं, वे कंपाउंड जो एक दूसरे के ऊपर मिरर इमेज में अध्यारोपित हो जाते हैं, वे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाते हैं। अगर अध्यारोपित नहीं होंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएंगे। यानी कि सुपर इम्पोजेबल का होना, एक कायरल का होना, ऑप्टिकली इनएक्टिव का होना, ये तीन तीन क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने इनको एक जैसे यहाँ पे अलग अलग पार्ट में कर दिया है। क्लियर हो गई बात। अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार हम फिर से बता दें कि जिस कंपाउंड में सुपर इम्पोज होगा, जिस कंपाउंड में सुपर इम्पोजिबल होगा, जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन नहीं होगा यानी ए कायरल होगा, वही ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी प्रकाशिक असक्रिय होगा, यानी प्रकाशिक समझौता नहीं देगा। और प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करने के लिए कंपाउंड में नॉन सुपर इम्पोजिबल होना जरूरी है और कायरल मॉलिक्यूल का होना जरूरी है, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब जैसे पेपर में आ जाए कि 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल किस प्रकार का है, यानी 2-ब्यूटेनॉल प्रदर्शित करता है, तो 4 ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है या उसके बाद जो है दोनों है या दोनों नहीं है। तो जब आपको पता रहेगा 2-ब्यूटेनॉल, और 2-ब्यूटेनॉल का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि 2-ब्यूटेनॉल यानी जो दूसरा कार्बन है वो कार्बन कायरल कार्बन है, और जहां कायरल कार्बन मिलेगा वहां ऑप्टिकली एक्टिव वाला प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग रोटेशन के। रोटेशन क्लियर हो गया कि रोटेशन वही कंपाउंड देंगे जिसमें कायरल कार्बन होगा, ठीक है। तो ये एक मॉडल है यहाँ पे, और ये आपके कुछ मॉलिक्यूल है, ठीक है।
और इस मॉलिक्यूल को जब हम लोग निकोल प्रिज्म में देखेंगे, निकोल प्रिज्म में देखेंगे, तो ये कंपाउंड क्या करेंगे, इसमें बकायदा लेंस भी लगा होता है, ये कंपैरेटर्स है ऑर्गेनिक का। तो इस कंपाउंड को क्या करेंगे, या तो इस डायरेक्शन में मोड़ देंगे, यानी रोटेट कर देंगे, और या तो फिर वो इस डायरेक्शन में मोड़ देंगे, यानी कि या तो वो आपका लेफ्ट की तरफ ये हो जाएगा और या तो वो राइट की तरफ हो जाएगा। तो उस कंपाउंड को लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ रोटेट कर देंगे जब हम कंपाउंड को निकोल प्रिज्म में देखेंगे। क्लियर हो गया। अब जैसे एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल आपका है जैसे कार्बन है, और कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, और यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा हो, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हो, यहाँ पे आयोडीन जुड़ा हो। ठीक है, तो ये आपका एक हो गया। लेकिन अब इसको अगर हम 3D में देखें ये कैसा होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ये आपका है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे दो ये ध्यान से देखिए, ग्रीन कलर का और ये येलो कलर का जो उसको हमने पकड़ लिया, तो ये एक प्लेन पे हो गए। देखिए अब हमने घुमा दिया, ये एक प्लेन पे है, बिल्कुल आप देख रहे होंगे। तो ये येलो और ये ग्रीन एक ही डायरेक्शन में हो गया, और ये पिंक कलर इधर है और ये ब्लू कलर इधर है। ठीक है, लेकिन जब इसको हम ऐसे देखेंगे अब करके, ठीक है, ये आपकी तरफ है और ये मेरी तरफ है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो चीज एक अगर हम इसमें प्लेन ऑफ द पेपर रख दें, ऐसे प्लेन ऑफ द पेपर रख दें, तो जो चीज पेपर के बैक साइड होगी, जो पेपर के बैक साइड होगी, उसको हम इस प्रकार के बॉन्ड से शो करते हैं, और जो पेपर के ऊपर होता है ये। क्लियर हो गया। तो अगर प्रकाशिक समातम ये चीज है, अब ये दोनों एक दूसरे के तो लेफ्ट राइट में है, पैरेलल है, लेकिन ये जो हमारा ये आपका ब्लैक बोर्ड के ऊपर है, यानी कि ये पेपर ऑन द अप साइड, और ये जो आपका है पेपर ऑन द बैक साइड। ठीक है, ये पीछे है और ये चीज आगे है। तो जो चीज आगे होगा उसको हम इस बॉन्ड से दिखाएंगे, और इस बॉन्ड को जो हम लोग बोलते हैं बेड्ज बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं बेड्ज बॉन्ड, और इस वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं डैश्ड बॉन्ड। ठीक है, तो ये बेड्ज बॉन्ड हो गया, यानी कंपाउंड हमको ऊपर दिख रहा, और ये हमको जो है डैश्ड बॉन्ड है ये बैक साइड दिख रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए ये चीज का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कंपाउंड बिल्कुल अलग है, और इसी का अगर हम एक मिरर इमेज बना दें, अगर इस कंपाउंड का हम एक मिरर इमेज बना देंगे, तो मिरर इमेज में क्या होगा कि जो चीज हमको यहां दिख रही है क्लोरीन, वो तो मिरर के जस्ट पास में दिख रही है, तो ये मिरर के पास में हो भी जाएगी। ठीक है, और ये फ्लोरीन से दूर है, तो ये फ्लोरीन आपका कार्बन से दूर भी दिखेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब आप इसको बना लेंगे तो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन और ये आपका फ्लोरीन, क्लोरीन
और थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, आयोडीन। ये चीज हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक डी और एक एल लिखते हैं, यानी कि एक प्लस लिखते हैं और एक माइनस का जो भाग लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं ये हम बता दें आपको। तो इसमें क्या होता है कि जब आप मॉलिक्यूल को देखेंगे, जैसे ये चीज है और ये चीज है, तो ये आपका ग्रीन कलर हमने हाथ में पकड़ लिया फिंगर में, और इसका ग्रीन कलर भी पकड़ लिया। अब एक दूसरे का जब मिरर इमेज बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो ये बनेगा, ठीक है। ये मिरर इमेज हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के सामने हो जाएंगे। पिंक कलर पिंक हो जाएगा, येलो का येलो हो जाएगा, क्लियर, एक दूसरे के बिल्कुल सामने हो जाएंगे। तो आपने देखा कि इस प्रकार का रोटेशन है। अब इसमें ये तो आपको सब क्लियर हो गया, डैश्ड बॉन्ड, और ये आपका जो है ये पेपर के बैक साइड है और ये पेपर के अप साइड होगा, और ये आपको डैश्ड बॉन्ड बोलेंगे, क्लियर हो गया। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अब हम बताना चाहते हैं यहाँ पे प्लस और माइनस का क्या खेल है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये रियल मॉलिक्यूल आप मान लीजिए, ठीक है। इस मॉलिक्यूल को जब आप रियल मानेंगे, और ये आपका इमेज है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो फ्लोरीन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें हम कुछ कहना नहीं चाहते, बहुत लोग कहते हैं इधर है तो इसलिए लेफ्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल रोटेट कर रहा है। ये जो कंपाउंड है मेरा, ये फ्लोरीन हमारा, आप अगर ऐसे देख रहे हैं तो ये फ्लोरीन लेफ्ट साइड है, ये फ्लोरीन लेफ्ट साइड है। लेकिन जब इस कंपाउंड को आप यहां देखेंगे तो इस कंपाउंड में क्या होगा, एक मिनट यहां गड़बड़ हो गया, फ्लोरीन जो है मिरर के पास है, फ्लोरीन बनेगा, और फ्लोरीन मिरर से दूर है तो मिरर फ्लोरीन यहां बनेगा, ठीक है, गलती पकड़ में आ गई। तो ये जो फ्लोरीन है ये आप अगर देख रहे हैं तो ये आपके लेफ्ट साइड में है, और जब इमेज में आप देखेंगे तो ये फ्लोरीन किधर हो गया, लेफ्ट साइड से राइट साइड में चला गया। जैसे आप देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके लेफ्ट साइड है, लेकिन जब इसका इमेज आपने देखा तो फ्लोरीन क्या वो लेफ्ट से राइट में चला गया। यानी कि इस कंपाउंड में जो रोटेशन है वो इस प्रकार का रोटेशन हो रहा है। तो इस प्रकार का रोटेशन कब होता है, क्लॉकवाइज में। तो ये क्लॉकवाइज में अगर जा रहा है तो इसी को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रा रोटेटरी, और इसी को हम प्लस भी लिख सकते हैं। तो चाहे आप प्लस से प्रेजेंट करो, चाहे आप जो इसको जो है क्या बोलते हैं डी यानी डेक्स्ट्रा रोटेटरी से करिए, दक्षिणावर्त लिखिए, क्लॉकवाइज लिखिए। अच्छा, इसमें क्या है, जो फ्लोरीन है वो आपके राइट साइड दिख रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो चीज आपका जो है लेफ्ट में चला गया, तो ये राइट से लेफ्ट में जा रहा है। तो इसमें जो है एंटी क्लॉक, घड़ी के उल्टी दिशा से ये घूम रही है, तो इसी को हम बोलेंगे एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन, और इसको बोलेंगे एल, इसको बोलेंगे माइनस, क्लियर हो गया। तो ये दोनों कंपाउंड आपको देखने में तो लग रहा है कि सेम है, दोनों कंपाउंड सेम है, वैसी बात नहीं कि सेम नहीं है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बेड्स के ऊपर है, ये भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आई आपका बैक साइड में पीछे है, और ये दोनों तो लेफ्ट राइट है। लेकिन जब इनका हम लोग कन्फर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इनका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ आर और एस की बात आ रही है, यहाँ आर और एस की बात आ रही है। आर एस एक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे आप इनऑर्गेनिक में कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, 1:2 2:2 करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं, किस ऑर्बिटल में होता है, किस ऑर्बिट में होता है, किस पोजीशन में होता है, क्वांटम नंबर देखते हैं। ठीक वैसे ऑर्गेनिक में ही ये दोनों मॉलिक्यूल आपके सामने सेम लग रहे हैं, लेकिन भैया सेम ये नहीं है। यहाँ क्लोरीन आपके राइट में है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन आपका लेफ्ट में है, ठीक है। तो बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को देखने के लिए हम लोग आर एस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, वो टॉपिक बिल्कुल अलग है, हम इसी में ही जोड़ेंगे, लेकिन आगे बताएंगे, क्लियर हो गया। जैसे कि ये कंपाउंड है, अब जैसे हमने इसका पिंक कलर पकड़ लिया, ठीक है, पिंक कलर के ग्रुप को पकड़ लिया। अब मेरी तरफ तो पिंक कलर है, देखिए ये पिंक कलर मेरी तरफ है, आपकी तरफ ये है,
ठीक है। लेकिन जब आप इसको पकड़ लेंगे तो ये मेरी तरफ, ये आपसे दूर हो जाएगा और ये आपकी तरफ हो जाएगा। तो ये इस कंपाउंड में जिस हिसाब से देखा जाएगा उस हिसाब से हमें नए नए गुण देखने को नाम में परिवर्तित मिलते रहते हैं। जैसे क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम अगर यहां से देखेंगे तो ये हमारे लिए जो है राइट में है और फ्लोरीन हमारे लिए लेफ्ट में है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आ गए तो यहाँ फ्लोरीन हमारे लिए फिर लेफ्ट हो गया और क्लोरीन फिर ऐसे राइट हो जाए, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, समझ गए ना। तो इधर क्लोरीन और इधर आपका फ्लोरीन, यानी कि ये बिल्कुल रोटेशन कर रहा है। रोटेशन क्यों कर रहा है? क्योंकि ये कायरल कार्बन में जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? तो रोटेशन वहीं पर होगा जहां कायरल कार्बन होगा। तो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं टार्टरिक एसिड का। इसमें हम आपको कई चीजें जो है इंक्लूड करने वाले हैं, तो आप जो है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस कंपाउंड में हम बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि टार्टरिक एसिड में कायरल कार्बन आपको पहले से पता हो गया है कि कायरल कार्बन मतलब कि एक कार्बन हो जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हों, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो गए, जिसमें कायरल होगा सुपर इम्पोजेबल, यानी कि नॉन सुपर इम्पोज हो, कायरल हो, वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। और जो मिरर इमेज बनता है डी और एल कैसे होता है वो भी क्लियर हो गया। यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपके सामने बना है इस पिक्चर में, ये टार्टरिक एसिड का है। यहाँ पे इस समय हम केवल 2 एग्जाम्पल को अभी ध्यान से देखेंगे, थर्ड एग्जाम्पल को अभी थोड़ी देर के लिए किनारे कर देंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ये दूसरा कार्बन है, ये कार्बन कायरल कार्बन है। ठीक है। ये हम इसलिए बता रहे हैं एग्जाम्पल कि कहीं कहीं कायरल कार्बन होने के बाद भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव ना होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। यानी कायरल कार्बन भी रहेगा, इसके बावजूद ऑप्टिकली एक्टिव ना होकर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है वो अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये टार्टरिक एसिड में ये कार्बन और ये कार्बन आपके कायरल कार्बन है। इस कंपाउंड का मिरर इमेज आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। अब आपके समझ में आ गया। और जब इसका ये आपकी किधर है, इसमें कोई भी एक हाइड्रोजन ले लीजिए, जैसे ये हाइड्रोजन ले लिया, तो ये हाइड्रोजन आपके लेफ्ट साइड में, जैसे हम देखे ऐसे खड़े हैं तो ऐसे ये हमारा राइट हैंड है और इधर का जो है ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है। ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये लेफ्ट है, लेकिन इमेज में देखा जाए तो राइट है। तो ये इस तरफ से घूम रहा है। ठीक है। और ये इस तरफ से घूमेगा। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा डी और ये क्या हो जाएगा हमारा ये। क्लियर हो गया? इसको हम लोग प्लस और टार्टरिक एसिड लिख सकते हैं और इसको लिखते हैं माइनस टार्टरिक एसिड। अब हमने आपको बताया था कि दोनों कंपाउंड सेम है, लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चरल है यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स जो डिफरेंट है, ये जो प्लस माइनस कर रहा है, इस प्लस माइनस के कारण इनके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगे। यानी कि प्लस का मतलब आप समझ लो किसी चीज को बढ़ाना होता है तो पॉजिटिव और किसी चीज को घटाना होता है तो फिर निगेटिव। तो इस प्रकार से ऐसे कई भी हमारे मेडिसिन दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उन दवाइयों में आपने देखा होगा कि डॉक्टर की जब रिपोर्ट आती है तो कहते हैं पॉजिटिव है और कभी कहते हैं निगेटिव है। तो जैसे पॉजिटिव है तो उस चीज़ को हमारी अच्छी बात है भाई, अगर निगेटिव आ गया तो हमें उस चीज़ को पॉजिटिव करना होता है। तो अगर पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, अगर निगेटिव है तो हमें पॉजिटिव करना पड़ता है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर घट भी जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ भी जाता है, तो दोनों हमारे लिए हानिकारक है। ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए और ना तो ब्लड प्रेशर घटना चाहिए। ठीक ऐसे हमारी डायबिटीज है, शुगर, वो भी घट भी जाती है बढ़ भी जाती है। तो ना घटने की जरूरत है ना बढ़ने, बस एक नॉर्मल जो रेशियो होता है उस रेशियो पर उस चीज को रहना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमारी मेडिसिन होती हैं, डायबिटीज है अगर जो मतलब बढ़ गया शुगर,
तो उसको लो करना पड़ता है, और अगर शुगर हमारा लो है तो उसको फिर हाई। तो शुगर अगर लो है तो हाई करने में कोई बड़ी बात है ही नहीं है। लोग खाना शुरू कर देते हैं मिठाई, और ढेर सारी मिठाई खाएंगे, ढेर सारे जब चाशनी जाएगी शरीर में तो ऑलरेडी आपका डायबिटीज क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब डायबिटीज बढ़ जाएगा तो घटाने में काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो मेडिसिन का यूज होता है, आप लोग जब दवा आपके घर में आता है, जो महंगी दवाइयाँ होती हैं, अगर उस दवाइयों को लिक्विड जो होती हैं, लिक्विड सिरप वाली दवाई होती है, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दवा के नाम के आगे कहीं प्लस या कहीं माइनस कुछ दवाइयों में लिखा होता है। यानी उन दवाइयों में लिखा होगा जो दवाइयाँ इस रूल रेगुलेशन पर बनी हो, यानी कि जो स्टेरियोआइसोमर्स के प्रॉपर्टीज में होती हैं, उस कंपाउंड के आगे कहीं ना आपको प्लस दिखेगा, कहीं कहीं माइनस दिखेगा। तो ये वहां पे इसका यूज होता है। तो ये मत कभी कहिएगा कि दोनों एक ही चीज, दोनों बहुत बड़े अंतर के हो गए, प्लस अलग है और माइनस अलग है। तो अब जैसे कि कुछ लोग सिखा देते हैं कि ये इधर है इसलिए प्लस, वो उधर है इसलिए माइनस, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कंपाउंड है, यहाँ पे OH आपका लेफ्ट दिख रहा है, और इसका जब इमेज देखेंगे तो लेफ्ट से हम ऐसे हैं खड़े, और ये हमारे लेफ्ट है, और इमेज में राइट दिख रहा है। तो ये कंपाउंड राइट की तरफ रोटेशन कर गया, तो हम इसको डेक्स्ट्रा रोटेटरी बोल रहे हैं, तब इसको हम प्लस बोल रहे हैं, ठीक है। और ये आपका उधर जो है राइट में है, इधर लेफ्ट में आ रहा है, मान लो हम इसको ओरिजिनल मान लें, ये ओरिजिनल है तो ये आपका इमेज हो जाएगा, और ये अगर ओरिजिनल है तो ये राइट से लेफ्ट हो जाएगा। तो इसको जो इसमें लेफ्ट वाली प्रॉपर्टीज है तो इसको हम जो एल बोलेंगे, लेवियो रोटेटरी बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे। इसलिए जो तुक्का है कि इधर उधर वाला वो सिस्टम मत पढ़िएगा, ठीक है। ये कंपाउंड हो गया। फिर इसमें अगर देखा जाए तो ये जो दोनों कंपाउंड है, इन दोनों कंपाउंड में एक इमेज है। कैसा इमेज है? मिरर इमेज है। और जो मिरर इमेज होता है उसी को हम बोलते हैं इनेंसियोमर। उसी को हम बोलते हैं इनेंसियोमर। इनेंसियोमर की इंग्लिश होती है, हिंदी प्रतिबिंबी। असल में दोस्तों आइसोमर अगर पढ़ाना हो तो केवल इंग्लिश में ही बोला जाए तो ज्यादा अच्छा है। हिंदी के चक्कर में ना कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। सबको पता है कि हिंदी हर विषय के लिए नहीं सही है। तो ये जो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। यहाँ पे लिख लीजिए मिरर इमेज है। तो ये मिरर इमेज है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इनेंसियोमर। क्लियर हो गया। और इसके बाद ये मिरर इमेज है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर है। अच्छा, अब हम आपसे ये कहें कि ये दूसरा और तीसरा मॉलिक्यूल या पहला और तीसरा मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा, पहला और तीसरा मॉलिक्यूल या दूसरा या तीसरा, यानी इन दोनों में क्या मिरर इमेज है? इन दोनों में मिरर इमेज है? नहीं है। यहाँ H है, ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन कायरल है और ये कार्बन कायरल है। तो ये कंडीशन तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए OH है और यहाँ OH होना चाहिए, लेकिन यहाँ H है। तो ये कंपाउंड इस कंपाउंड का मिरर इमेज नहीं है, और ये कंपाउंड भी इस कंपाउंड का मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि इसका हाइड्रोजन देखेंगे तो इधर है, ठीक है, लेकिन इसका OH जो है इस तरफ है और OH इसका उस तरफ हो गया। तो पहला और तीसरा कंपाउंड ये आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब देखिए यहां पे आपको वो पॉइंट निकल के आ गया जिसमें हम कह रहे थे कि कार्बन कीरल कार्बन होगा। कीरल कार्बन है इसमें, लेकिन कीरल कार्बन होने के बाद भी ये कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव ना होकर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। रीजन ये है कि इस कंपाउंड में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या है दोस्तों? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? सब बच्चे समझ रहे होंगे कि एक ऐसा कंपाउंड या एक ऐसी संरचना, कोई भी हो, कोई भी चीज हो, दुनिया की बनाई हुई चीज हो, मतलब मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो,
अगर उस चीज को हम दो बराबर भागों में सेम काट दें, दो सेम बराबर भागों में काट दें, तो उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। जैसे ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में हमने देखा अगर यहाँ बीच से हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ भी कायरल कार्बन है, यहाँ भी कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन से हाइड्रोजन है, यहाँ भी ये सेम है और यहाँ कार्बोक्सिलिक भी है। यानी कि ये जो कंपाउंड है इतना नीचे, इसका ठीक इमेज है। अगर यहाँ पे एक हम मिरर रख लें तो सेम वही चीज दिखाई देगा जो यहाँ ऑलरेडी है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगी। इसमें सेंटर और या तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलती है। क्या मिलती हैं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेंगी इन दोनों में। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन का हो गया और OH OH का हो गया। तो जब सेंटर ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिले, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगी, तब आपका वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने लगे तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बहुत ध्यान से आप लोग सोचिएगा और यहाँ पे देखिएगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस, अभी हम वो भी आपको क्लियर कर देंगे। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो उन दोनों में आपको ऑप्टिकली एक्टिव मिलेंगे, ठीक है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा। अब बात है इनेंशियोमर। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, इसलिए ये दोनों कंपाउंड इनेंशियोमर कहलाएंगे। अच्छा, पहला और तीसरा, ये तीसरा और ये पहला, दोनों मिरर इमेज नहीं है। तो यहां पे लिख देंगे फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड डाई स्टेरियोमर है, डाई स्टेरियोमर्स है। यानी कि डाई स्टेरियोमर्स का मतलब हो गया अप्रतिबिंबी रूप है। क्या हो गया, अप्रतिबिंबी रूप हो गए। अब जैसे कि नोट्स बनाने की बात हो, डिफिनीशन लिखने की बात हो, तो इतना तो हम सब बता दिए हैं। जैसे आपसे कोई बोले कि प्रतिबिंबी रूप इनेंशियोमर क्या होता है, तो वे दो कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं वे कंपाउंड इनेंशियोमर कहलाते हैं। डायस्टेरियोमर्स वे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, वो कंपाउंड आपके जो है डायस्टेरियोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा हुआ क्यों, तो ये दोस्तों इस कंपाउंड को हम बोलते हैं मीजोमर्स। अगर ऐसा कंपाउंड, देखिए इनेंशियोमर इन दोनों बनेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जिस कंपाउंड को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री में डिवाइड कर दे, ध्यान से देखिएगा, जिस कंपाउंड को प्लेन ऑफ सिमेट्री में डिवाइड कर दें उस कंपाउंड को मीजोमर बोलते हैं। मीजोमर को ध्यान से देखिएगा, मीजोमर कंपाउंड वह कंपाउंड जिसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री द्वारा दो भाग में डिवाइड कर दे, उसको हम मीजोमर्स बोलते हैं। तो मीजोमर्स बोलेंगे। अच्छा, ये क्यों हो रहा था, तो ये हो रहा था इंटरनल कंपनसेशन के कारण, इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन के कारण वो आपका जो मीजोमेरिक बन रहा था, तो उसको मीजोमर्स या मीजोमेरिक बोलते हैं। तो ये दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि इनेंशियोमर क्या होता है और डायस्टेरियोमर क्या होता है। क्लियर हो गया। इनेंशियोमर का मतलब मिरर इमेज हो और डायस्टेरियोमर का मतलब दो कंपाउंड के बीच में मिरर इमेज ना हो, और मीजोमर का मतलब जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, मीजोमर हो रहा है। मीजोमर क्यों होगा, इंटरनल कंपनसेशन के कारण होगा। तो अगर ऑप्टिकली देखा जाए तो ऑप्टिकली वो इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है वो हम आपको बता दें, ठीक है। जैसे ये एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये हमने मॉडल बनाया है और मान के चलिए ये आपका एक कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, यहां से देखिए, ठीक, ये कार्बन है और इस कार्बन से
3 ग्रुप जुड़े हैं, 1 2 और ये 3, इस ग्रुप से भी 3 जुड़े हैं। तो ये तो हमारा हो गया एक मॉलिक्यूल्स। इसको भी हम पढ़ाएंगे, इसमें हम आपको फिशर न्यूमैन सॉहर्स भी बताएंगे, ठीक है। तब वहां पे हम आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री डिसाइड करेंगे। अब जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो अगर यहाँ 20 से डिवाइड कर दें, ऐसे 20 से डिवाइड कर दें, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 से डिवाइड करने के बाद देखिए ये पिंक कलर का, ये पिंक कलर का सेम साइड हो गया, ये ब्लू कलर का और ब्लू कलर का सेम साइड हो गया, और ये आपका देखिए येलो येलो सेम साइड हो गया। तो ये देखा जाए तो एक प्रकार से क्या हुआ, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दे देगा। क्लियर हो गया। और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी अभी हम लोग बनाएंगे जब इसको रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और सेंटर ऑफ सिमेट्री है ये एक्सिस है तो वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसको नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दोस्तों एग्जांपल हम बना दें, ये कंपटीशन में पूछा गया है, और ये आपका बेंजीन है, और थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है। ये एक बेंजीन है और बेंजीन से हमने यहाँ पे एक और बेंजीन जोड़ दिया, ये बाइफेनिल हो गया। क्या हो गया, बाइफेनिल हो गया। और यहाँ पे NO2 लगा दिया, और यहाँ पे भी NO2 लगा दिया, और यहाँ कार्बोक्सिलिक, और यहाँ भी कार्बोक्सिलिक लगा दिया, ठीक है। और एक कंपाउंड इसी का और हमने बना लिया, ये, ठीक है। और इसका NO2 हमने इस साइड कर दिया और COH इधर कर दिया। इसमें हमने रोटेट कर दिया, रोटेट का मतलब कार्बोक्सिलिक इधर कर दिया, NO2 इधर कर दिया, ठीक है। तो ये जो बाइफेनिल का कंपाउंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये IIT JEE लेवल का है। तो ये IIT JEE लेवल का जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, और नीट में भी ये पूछा गया एक बार। तो ये जो है, ये कंपाउंड जो है ऊपर, ये नो ऑप्टिकली आइसोमर है, और ये जो है आपका ये ऑप्टिकली आइसोमर है। इसमें ऑप्टिकली आइसोमर देखने को मिलेगा, इसमें ऑप्टिकली आइसोमर देखने को नहीं मिलेगा। क्या कारण है नहीं मिलेगा, यहाँ NO2 दोनों ग्रुप एक ही साइड में है, और यहाँ पे NO2 ग्रुप एक दूसरे के 180 डिग्री पे हैं। ये हमने आपसे बताया था कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, देखिए। और अगर यहाँ मिरर रख दें, ऐसे मिरर रख देंगे तो NO2 तरफ मिलेगा और कार्बोक्सिलिक की तरफ मिलेगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी मिरर इमेज रख सकते हैं, ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे अगर मिरर इमेज रखेंगे तो NO2 इधर, ठीक, अच्छी बात है, ऑप्टिकली मिरर इमेज भी शो करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों ग्रुप एक ही साइड में आने के कारण ये स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे, ये इतना स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे दोनों कि एक पास बैठेंगे ही नहीं, तो वो रोटेट कर जाएंगे। तो जब रोटेट कर जाएंगे तो ये मिलेगा, तो ये जो आपका होगा ये स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। तो ये अनस्टेबल होने के कारण और नो ऑप्टिकली आइसोमर्स, ये ऑप्टिकली आइसोमर्स नहीं देगा, क्योंकि दोनों ग्रुप सामने सामने हैं, सेम, तो उसमें और स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये ऐसे है ना, तो ऐसे रोटेट कर जाएगा, ये आ जाएगा, और ये ऑप्टिकली आइसोमर दे देंगे, ये स्टेबल भी हो जाएंगे। क्योंकि इनका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम बता दें, इनका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है OH, और इनका जो नाइट्रो ग्रुप है, ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण ये बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे, और ये स्टेबल नहीं होंगे, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं संरूपण की। किसकी बात करेंगे,
संरूपण की, यानी कन्फर्मेशन। ठीक, तो कन्फर्मेशन क्या है कि ये टोटल 3 टाइप्स के हैं। कितने? 3 टाइप्स के हैं। तो पहला है FIS फिशर, और एक है सॉहर्स, और एक है न्यूमैन। ठीक है, तो फिशर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो कायरल कार्बन की जो बात की है ऑप्टिकली आइसोमर्स में, इसमें क्या है दोस्तों कि जैसे ये कार्बन है तो हम 2 ही लेंगे, ठीक है, इथेन का लेंगे, और इनके हाइड्रोजन को हम ऐसे रखेंगे। यहाँ पर कायरल और नॉन कायरल की कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल हम इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका है ये एक फिशर का मॉडल है। जैसे फिश जो होती है मछली, उसकी जो बोन होती है एक सीधी सी होती है और फिर ऊपर नीचे निकले होते हैं, तो ठीक ये मॉडल है आपका। ठीक है, इसके बाद फिशर ने तो ये मॉडल दे दिया। अब इस मॉडल के यूज कहाँ होता है? जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन करते हैं, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है कि कौन सा ग्रुप निकलेगा, कौन सा ग्रुप अटैक करेगा, तो वहां पर हिंड्रेंस ना हो, किस तरफ से पॉसिबिलिटी बनती है, ये सब देखने के लिए हमें फिशर, सॉहर्स, न्यूमैन का जो है आइडिया मालूम होना चाहिए। तो IIT और नीट लेवल पे और इंटर लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या TGT PGT लेवल पे, वो भी हम आपको इसमें कवर कर देंगे। तो फिशर ने तो ये मॉडल दिया, सॉहर्स ने इसी को ही थोड़े अलग तरीके से देखा, अलग कुछ नहीं दिया है, अलग तरीके से देख के दे दिया है। बस उन्होंने क्या किया कि इस कार्बन को यहां मान लिया और इस कार्बन को यहां मान लिया, और इनका एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये मान लिया। क्लियर हो गया? और ये मान लीजिए कि ये दोनों कार्बन रेड कलर का हमने शो कर दिया, जिससे डिजाइन थोड़ा क्लियर हो। क्लियर हो गया? अब ये चीज हो गया। न्यूमैन ने क्या किया, उन्होंने इसी चीज को अलग प्रकार से देखा, वो भी मॉडल बना के आपको दिखा देंगे। न्यूमैन ने क्या किया कि एक ये कार्बन और ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन मतलब जो ऑब्जर्वर की तरफ होगा। ऑब्जर्वर मीन्स हम लोग ऑब्जर्वर जो हम लोग देखते हैं, और ये आपका हाइड्रोजन बैक साइड के कार्बन का है। ठीक है, ये न्यूमैन का मॉडल है, ये सॉहर्स का है, और ये जो है फिशर का मॉडल है। ठीक है, तो दोनों मॉडल सब एक ही है, देखने का नजरिया अलग अलग है। ठीक है, गर्मी बहुत है, आप लोग देख ही रहे हैं। अब माइक तो है नहीं मेरे पास, अगर हम माइक लगा के बात करेंगे तो माइक है ही नहीं है, तो लगा के कहाँ से बात करेंगे। अगर हम फैन चला दें तो फैन चला देंगे तो इतनी गर्मी होगी, इतनी आवाज़ कि उस आवाज़ के कारण जो है, फैन की आवाज़ के कारण मेरी आवाज़ नहीं क्लियर सुनाई देगी, इसलिए हम फैन जो चला नहीं रहे हैं। चलिए वो तो बात की बात है, आपको टॉपिक से क्लियर होना चाहिए, टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए। बाकी गर्मी और ठंडी तो लगा रहेगा, लॉकडाउन है तो मुसीबत तो बहुत। चलिए इस पे आते हैं। ठीक है, ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड एक ही है। ठीक है, मॉडल एक ही है, बिल्कुल सेम है, और इस कंपाउंड को हम 3 नजरिए से देखेंगे। जैसे दोस्तों हम आपको ये बता दें, जैसे ये फिंगर है, ठीक है, 5, आपने ऐसा देखा तो आपको ये हिस्सा दिखा, और हमारी तरफ से क्या दिख रहा होगा, हमारी तरफ से ये दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे आपकी तरफ से ये दिख रहा है, मेरी तरफ से ये दिख रहा है, 2 कंडीशन हो गया। अब कोई तीसरा इधर से देखेगा ऐसे, तो जब ऐसे आप देखोगे यहां से, तो आपको केवल टोटल एक ही चीज दिखाई देगी, एक ही फिंगर दिखाई देगा, और ऐसे देखोगे तो अलग अलग दिखेगा। यानी कि कंपाउंड एक ही है, स्ट्रक्चर्स अलग अलग होंगे जब हम अलग अलग एंगल से देखेंगे। क्लियर? चलिए इसी में हम लोग तीनों बनाएंगे, इसी में तीनों बनाएंगे।
देखिए जब इस कंपाउंड को आप ऐसे देख रहे हैं, बिल्कुल आप इस कंपाउंड को देखिए, हमारे फिंगर को मत देखिएगा, इस कंपाउंड को आप देखेंगे तो ये फिशर जैसा मॉडल दे रहा है, ठीक है, फिशर जैसा मॉडल दे रहा है, क्लियर हो गया। और इसी कंपाउंड को अगर हम ऐसे देख लें, जैसे कि ये Y है, Y जैसा, इस कार्बन की बात करें तो ये दोनों बॉन्ड और ये बॉन्ड Y जैसा है, तो एक बॉन्ड ऐसे ऊपर हो जाएगा और एक बॉन्ड ऐसे नीचे हो जाएगा। ये देखिए अब सॉहॉर्स जैसा हो गया, ये एक Y ये हो गया और एक Y ये हो गया, तो ये दोनों ये सॉहॉर्स जैसा मॉडल हो गया, क्लियर हो गया, सॉहॉर्स जैसा हो गया। अब न्यूमैन का देखते हैं। न्यूमैन में क्या होगा कि आप जैसे आप है ना, तो आपकी तरफ ये कार्बन है, फ्रंट कार्बन, और ये कार्बन आपके लिए बैक कार्बन है, मेरे लिए ये फ्रंट हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा। जब आप एक कार्बन को देखेंगे, फ्रंट कार्बन को देखिए, फ्रंट, अब आप इसको देख रहे हैं ना अपनी तरफ कार्बन को, तो ये बैक वाला कार्बन क्या है, वो छिप गया है। तो ऐसे दोस्तों जब हम यहां से देखेंगे, जब हम यहां से देखने की कोशिश करेंगे, तो यहां से देखेंगे तो ये फ्रंट कार्बन होगा, ये बैक कार्बन होगा दूर का, तो ये कार्बन इस कार्बन के पीछे छिप जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा, केवल ये कंडीशन होगा। देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बैक वाले कार्बन के, देखिए जैसे सेम ऐसे है, तो ये देखिए ये आपका फ्रंट कार्बन हो गया और ये फ्रंट कार्बन के ये ग्रुप हो गए और ये हमारे बैक कार्बन के हो गए, ठीक है। तो कंपाउंड एक ही है, इसी में आपको न्यूमैन भी मिलेगा, इसी में आपको सॉहॉर्स भी मिलेगा, इसी में आपको फिशर भी मिलेगा, तो सब कुछ इसी में पॉसिबल है, इसलिए ये आप बिल्कुल देखने की बात है, ठीक है, कि आप देख कैसे रहे हैं। तो फिशर ये है, सॉहॉर्स है और ये न्यूमैन है, इसको आप बना लीजिए और बनाने के बाद हम इसमें स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों कुछ अब हम सॉहॉर्स न्यूमैन के थ्रू जो है कुछ स्टेबिलिटी की बात देख लेते हैं कि कौन सा स्टेबल होगा। तो जैसे आपने अभी देखा फिशर रूल को देखा, फिशर, सॉहॉर्स, न्यूमैन तीनों एक ही चीज है, ठीक है, बस ये कि तीनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब जैसे ये हमने एक मॉडल ले लिया, ठीक है, इसमें अब फिशर को आप और सॉहॉर्स को अलग कर दीजिए, क्योंकि जो न्यूमैन का जो प्रोजेक्शन फार्मूला था, न्यूमैन ने जिस हिसाब से देखकर बिल्कुल बताया, वो हमारे लिए ज़्यादा स्टेबल रहा और ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। तो इसलिए सॉहॉर्स और फिशर को आप साइड में करिए, न्यूमैन की बात देखते हैं, ठीक है। न्यूमैन में आपने क्या देखा कि न्यूमैन में आपने देखा कि जब हम इस कार्बन को देखेंगे तो इसके सामने वाला कार्बन, यानी सामने वाला कार्बन दिखेगा तो बैक वाला कार्बन छिप जाएगा। इसके बाद इसमें ये जो है एलो और ये एलो एक ही साइड में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो कार्बन है, एक तो ये फ्रंट कार्बन है और एक बैक साइड का कार्बन जो हमसे दूर होता है, यानी ऑब्जर्वर से दूर होगा। अब जैसे हमारी तरफ ये कार्बन है, ठीक है, ये पास में है, तो ये फ्रंट कार्बन हो गया और ये बैक कार्बन हो गया दूर का। लेकिन जब आप उधर से देखेंगे, इधर से, तो आपके लिए ये फ्रंट कार्बन होगा, ये बैक कार्बन हो जाएगा। ये तो बहुत समझ गए होंगे आसानी से आप लोग। अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम एक कार्बन को स्टेबल रखते हैं, फिक्स रखते हैं, और एक कार्बन को 60 डिग्री पर रोटेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो कार्बन है, एक ये और एक ये फ्रंट, ये मेरे लिए फ्रंट है, ये बैक का है। तो फ्रंट कार्बन हो या बैक कार्बन, किसी एक को आप फिक्स रखेंगे और किसी एक को आप रोटेट करेंगे। रोटेट करेंगे तो कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। और एक जो पूरा राउंड होता है वो 360 का होता है, यानी कि अगर हम 60 डिग्री पर 6 टाइम रोटेट कर दें तो हमको सेम वही पोजीशन मिलेगा जो पहला पोजीशन था, ठीक है। अब ये हो गया पहला पोजीशन। अभी तो इसमें आप देख रहे हैं कि येलो के साइड में येलो है और पिंक के साइड में पिंक है, ये चीज समझ गए होंगे बहुत अच्छे से आप लोग। अब इसमें 60 डिग्री हम रोटेट करेंगे तो ये जो आपका पोजीशन है, ये पोजीशन है पहला। इसमें देखिए एक कार्बन है फ्रंट, बैक कार्बन है, और दोनों कार्बन से एक एक
मिथाइल जुड़ा है। ये किसकी बात हम कर रहे हैं? ब्यूटेन की बात कर रहे हैं। तो दोनों मिथाइल एक साइड है। मान लिया आपने इस येलो कलर को मिथाइल मान लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, 60 डिग्री पर रोटेट कर देंगे, एक को फिक्स कर देंगे। मान लो हमने इसको फिक्स किया और जो हम पकड़े हैं बैक यानी उसको हमने 60 डिग्री क्या किया, रोटेट कर दिया। ये हो गया 60 डिग्री। तो देखिए 60 डिग्री। अब एलो के साइड में एलो नहीं है और ये आ गया, समझ गए ना। तो ये मॉडल बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। और 60 के बाद फिर 60 करेंगे और उसके बाद फिर 60 करेंगे। जब 3 बार 60 कर देंगे तब एलो एक दूसरे के एंटी हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको सेंटर ऑफ सिमिट्री मिलेगा और एक्सिस ऑफ सिमिट्री मिलेगा। तो सेंटर ऑफ सिमिट्री कैसे होगा और एक्सिस ऑफ सिमिट्री कैसे होगा ये ध्यान दीजिए। देखिए ये एलो और ये एलो ये एक दूसरे को एक्सिस पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्लियर। और ये जो पिंक कलर का है, पिंक कलर एक एक्सिस पे डिवाइड करेंगे, ये ब्लू कलर के जो होंगे ब्लू कलर से डिवाइड कर देंगे। तो जब ये एक दूसरे के एक्सिस पे डिवाइड करेंगे तो इन तीनों का एक्सिस एक सेंटर पर डिवाइड हो जाएगा। तीनों का जो होगा, तीनों जो एक्सिस होंगे वो एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काट देंगे। तो जब उस चीज को वो डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने आपसे बताया कि ये 2 कार्बन है और ये मिथाइल है और इसका मिथाइल 180 हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका और इसका, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद ये एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे ऐसे। ये जो पॉइंट होगा इसी को हम सेंटर ऑफ सिमिट्री बोलेंगे, जहां तीनों एक्सिस एक दूसरे को काट रही हो। तो दोस्तों ये जब होगा इक्लिप्स होगा। इक्लिप्स जो होगा और 60 डिग्री की बात करेंगे तो ये एक हमने फिक्स रखा है और एक हमने रोटेट कर दिया है। तो मान लो हमने बैक साइड का रोटेट किया तो ये CH3 इस साइड पे होगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। फिर 60 रोटेट करेंगे तो CH3 यहाँ आ जाएगा और हाइड्रोजन ये वाला इधर चला जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। लेकिन जब दोनों मिथाइल एक ही एक्सिस में आगे पीछे होंगे उसको हम इक्लिप्स्ड बोलेंगे। और जब दोनों मिथाइल थोड़ा सा 60 डिग्री पर हो जाएंगे, ये 60 डिग्री पर है, ठीक है, 60 डिग्री बाद जो मिला हमको, तो इसको गॉच कॉन्फर्मेशन बोलेंगे। और जब एक 60 और आप कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टैगर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड बोलते हैं। और ये जो है एक 60 और करेंगे 180। देखिए 60 60 60 तीनों जोड़ लेंगे तो 180 हो जाएगा। मिथाइल के अपोजिट मिथाइल हो जाएगा। इसको हम लोग एंटी स्टैगर्ड बोलेंगे। तो जो एंटी स्टैगर्ड में होता है वो मोर स्टेबल होगा और जो आपका इक्लिप्स्ड में होगा ये आपका कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ब्यूटेन हो या इथेन हो। अब इथेन में क्या होगा दोस्तों कि इथेन में दोनों तरफ हाइड्रोजन ही हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे, इक्लिप्स्ड में लेस स्टेबल होगा और ये आपका जो है थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होगा। और जब हाइड्रोजन एंटी में हो जाएंगे तो वो मोर स्टेबल हो जाएंगे। तो इसका जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए। और इसी को एक हम लोग और नाम देते हैं स्क्यू। इसी को एक नाम देंगे स्क्यू। और स्टेबिलिटी अगर देखेंगे तो स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और स्क्यू की कम होगी और इक्लिप्स्ड की होती है। ये होती है ऑर्डर, यानी जो स्टैगर्ड में होगा ज्यादा। और देखो स्टैगर्ड में ये भी है ये भी, लेकिन ये एंटी स्टैगर्ड है, ये थोड़ा सा जो है कम स्टैगर्ड है, यानी गॉच भी बोलते हैं। ये बुक में 11th की बुक में दिया गया है। और चाहे एनसीईआरटी की बुक हो चाहे यूपी बोर्ड की बुक हो, कोई भी बुक हो आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, ये चीज मिलेगा। मॉडल भी हमने आपको दिखा दिया। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों हम आपको पढ़ाते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन। इस
आरएस कॉन्फ़िगरेशन को जो हम लोग आरएस रूल भी कहते हैं और इसी को सीपीआई रूल भी कहते हैं। इसको बोलते हैं कॉन और प्रीलॉग और इन गोल्ड। ठीक है, 3 साइंटिस्ट थे, कन यानी चेन में कुछ लोग बोलते हैं लेकिन कैन, प्रीलॉग, इन गोल्ड, 3 साइंटिस्ट थे। तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर हमको आरएस रूल दिया। आर का मतलब रेक्टस और एस का मतलब सिनिस्टर्स। तो आरएस रेक्टस और सिनिस्टर्स दोनों रूल जो आपके हैं, इस रूल को पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा। पहला पॉइंट, कंपाउंड में कायरल कार्बन होना चाहिए। पहला पॉइंट, कंपाउंड में कायरल कार्बन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ग्रुप को या एटम को, ठीक है, ग्रुप को या एटम को हम मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक नंबर, ग्रुप एटम को यानी ग्रुप हो या एटम हो उसको हम मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दे देते हैं। प्रायोरिटी मतलब जैसे जिसका फर्स्ट होगा यानी जिसका बड़ा ग्रुप होगा उसको बड़ा देंगे, जिसका छोटा होगा वो छोटा कर देंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड पोजीशन पे हम लोग क्या करते हैं कि जो स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है, स्मॉलेस्ट ग्रुप बिलो होना चाहिए, स्मॉलेस्ट ग्रुप बिलो होना चाहिए। ठीक है, अगर वो बिलो नहीं है, अगर बिलो नहीं है तो उसमें हम इंटर कन्वर्जन करते हैं, इंटर कन्वर्जन करते हैं, जिसको हम आईसी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईसी सिस्टम, इंटर कन्वर्जन सिस्टम बोलते हैं। फिर एक फोर्थ पॉइंट हम बता दे रहे हैं, ये बिल्कुल मेरा यहाँ पे ट्रिक जो है उसके अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे, जैसे कुछ लोग 3D में ही बता देते तो वहां प्रॉब्लम हो जाता है। तो प्रॉब्लम में बेटा क्या होता है कि दिक्कत हो जाता है। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो बड़ा ग्रुप होगा, बड़े ग्रुप से हम लोग सेकंड नंबर की तरफ चलेंगे और बड़े ग्रुप से फोर्थ नंबर की तरफ चलेंगे, लेकिन कभी भी हम पहले ग्रुप से थर्ड ग्रुप की तरफ नहीं चलेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, ये चीज बहुत ध्यान रखना है। फर्स्ट ग्रुप से सेकंड नंबर का जो ग्रुप होगा उधर तो हम चलेंगे, और जो फर्स्ट होगा उधर से फोर्थ नंबर की ओर चलेंगे, लेकिन थर्ड नंबर की ओर नहीं चलेंगे। और अगर स्मॉलेस्ट ग्रुप हमारा नीचे नहीं है, स्मॉलेस्ट ग्रुप को ध्यान देते हैं और उसको बिलो रखते हैं। अगर बिलो नहीं है तो फिर उसको हम बिलो कर लेंगे, वहां इंटर कन्वर्जन होगा, वो एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये चारों पॉइंट है, इस चारों पॉइंट को आप जो है कर लीजिए। और इसमें एक चीज और ध्यान देना है, यदि क्लॉकवाइज है, यदि हमारा रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो वो आर होगा, और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो यस होगा। इस चीज का ध्यान रखना। ये 5 पॉइंट है सीपीआई रूल्स के, या इसको चेन प्रीलॉग इन गोल्ड बोलते हैं। तो सीपीआई रूल्स है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी जानते हैं। ये 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक कंपाउंड का हम आपको एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कार्बन है, कार्बन से OH जोड़ दिया, कार्बन से CH3 जोड़ दिया, H जोड़ दिया और Cl जोड़ दिया। क्लियर हो गया? अब इसमें हम 3D स्ट्रक्चर अगर दे दें, 3D मतलब ये डैश्ड हो जाएगा और इसका डैश हो जाएगा। क्लियर हो गया? और इसके बाद इसी को हमने एक और बना लिया जिसका मिरर इमेज। जैसे हमने कहा था नाम बेटा डिफरेंट होगा,
तो ये हो गया हमारा Cl और ये होगा EH। तो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब आपसे कोई ये कहे कि इन दोनों कंपाउंड का आप कॉन्फ़िगरेशन बताइए, इन दोनों कंपाउंड का आप कॉन्फ़िगरेशन बताइए, ठीक है। तो इस दोनों कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए सबसे पहले हम सीपीआई रूल को याद करते हैं। सीपीआई रूल को याद करने का मतलब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सीपीआई रूल पहले क्या कहता है, कार्बन कायरल होना चाहिए, ठीक है। जो कार्बन कायरल हो उसी कार्बन को हम ले लेंगे। तो ये कार्बन कायरल हो, क्लियर होगा, कोई बात। अब वो कहता है कि ग्रुप को, एटम को या एलिमेंट को हम एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर देंगे। चलिए सेकंड रूल अब लगाएंगे। कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होगा, और इस बॉन्ड से डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होगा। कार्बन जुड़ा है 6 होगा, हाइड्रोजन जुड़ा है 1 होगा। तो सबसे बड़ा ये हो गया, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पे कायरल कार्बन मान लिया हमने। ये क्लोरीन सबसे फर्स्ट हो गया, हाइड्रो ऑक्सीजन सेकंड नंबर पे, कार्बन थर्ड, ये फोर्थ। क्लियर हो गया। ये सबसे बड़ा क्यों कहा, क्योंकि क्लोरीन जुड़ा है, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। सॉरी, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसको हमने फर्स्ट पोजीशन दिया। तो फर्स्ट पोजीशन आपका, फर्स्ट पोजीशन यहाँ हो गया, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, और ये। अच्छा, इसका भी कर लीजिए। तो जब इसका आप करेंगे दोस्तों, तो इसको जब करेंगे तो ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसको भी जब आप करेंगे तो फर्स्ट इधर हो जाएगा, और ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब हमने आपसे थर्ड रूल आपको रिवाइज करना है। थर्ड रूल जब आप रिवाइज करेंगे तो थर्ड रूल में ये कहा गया कि जो स्मॉलेस्ट ग्रुप है वो बिलो होना चाहिए। ये देखिए स्मॉलेस्ट ग्रुप हाइड्रोजन है, बिलो है भी, इसका मतलब पीछे बिलो। और हम इधर से देखेंगे तो इधर से जब देखेंगे तो ये चीज ऊपर दिखेगा, और ये चीज ब्लैक बोर्ड के पीछे दिखेगा। तो ये पीछे दिखेगा तो ये बिलो माना जाता है, और 4 नंबर बिलो हमारा है भी, 4 नंबर बिलो है भी। अब इसके बाद रूल क्या है, फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाएंगे, फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाएंगे। अगर सेकंड नहीं है, थर्ड बैठा है, तो फोर्थ की तरफ जाएंगे, लेकिन प्रायोरिटी देंगे सेकंड को। तो ये देखिए फर्स्ट है, और फर्स्ट से सेकंड की ओर जाएंगे। तो ये बेटा क्लॉकवाइज है, घड़ी जैसा। तो ये हो गया हमारा आर, और ये देखिए फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा यस, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका जब आईपीसी नामकरण करेंगे तो इसके नाम के आगे आर लगा देंगे, और इसके नाम के आगे यस लगा देंगे, ठीक है। और आईपीसी नाम क्या करेंगे, एक ही कार्बन है, एक कार्बन से क्लोरो जुड़ा है, हाइड्रोक्सी भी जुड़ा है, मिथिल जुड़ा है, लेकिन नाम के आगे आर और एस का यूज करेंगे। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि इस कंपाउंड में कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन आर होगा, और इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन यस होगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर इसी में हम आपको एक और एग्जांपल सेट कर दें। जैसे इसी में हमने आपको थोड़ा सा अपोजिट कर दिया। अपोजिट ये कर दिया कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम लोगों ने यहां कर दिया, और यहां CH3 कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि अब आपसे पूछा जाए कि इसका RS बताइए, आप क्या बताइए, RS बताइए। तो RS बताने के लिए 4 रूल, चारों रूल आपको याद है। पहला कायरल, कायरल दिख रहा है। दूसरा प्रायोरिटी देना है, प्रायोरिटी दे दीजिए, ये सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, ये ले लीजिए। अब आप कहेंगे यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो दोनों तरफ कार्बन है, और दोनों कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। लेकिन इसमें 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, इसमें क्या है, 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, तो इनका टोटल अगर वेट देखेंगे तो बड़ा है, इनका वेट छोटा है। इसी तरह अगर आप CHO यहाँ रख देते हैं
तो CHO भी दोस्तों COOH की तुलना में छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है और यहाँ कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अब इसको जब हम नंबरिंग करेंगे प्रायोरिटी, तो ये 1 और फिर ये 2 और सॉरी, अब यहाँ O देखिए डायरेक्ट O जुड़ा है और यहाँ डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, तो इसलिए इसको 2 देंगे, इसको 3 और इसको 1 देंगे। पहले डायरेक्ट की बात देखते हैं, डायरेक्ट के बाद फिर साइड की देखते हैं। तो ये आपका 1 हो जाएगा और इसके बाद ये आपका 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों क्या है कि जो एक रूल था, हमने कहा था कि जो स्मॉलेस्ट ग्रुप होगा उसको बिलो होना चाहिए, तो यहाँ स्मॉलेस्ट ग्रुप बिलो नहीं है, ये इधर है, तो यहाँ पे हम इंटर कन्वर्जन सिस्टम करेंगे। जब इंटर कन्वर्जन सिस्टम करेंगे तो 4 ग्रुप को बिलो ले आएंगे और 3 ग्रुप 4 के प्लेस पे चला जाएगा, तो ये 2 और ये 1 और ये 3 और ये 4, ये हो गया। अब क्या है, हम 1 से 2 की तरफ चलेंगे। अगर यहाँ 3 होता तो हम 4 की तरफ चलते, प्रायोरिटी हम 2 को देंगे। तो ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में क्या होगा, आर, तो ये आर तो है, लेकिन आपने क्या कर दिया था, इंटर कन्वर्जन कर दिया था, तो इंटर कन्वर्जन से कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन आपका जो होगा आर की जगह क्या होगा, यस, तो इस मॉलिक्यूल में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। यानी कि इंटर कन्वर्जन अगर हम कर देंगे तो कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा निकलेगा आर, उसका अपोजिट हो जाएगा यस। अगर यस निकलता तो क्या हो जाता, आर। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग CPI रूल या RS कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, अब एक लास्ट हम लोग आइसोमर देखेंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, और कार्बन कार्बन ना हो तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के भी डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हम साइनाइड नहीं ले रहे कि ट्रिपल बॉन्ड दिखा दें, यहाँ डबल बॉन्ड की बात हो रही है। तो एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाने के लिए हमारे पास डबल बॉन्ड होना कंपल्सरी है, चाहे वो कार्बन कार्बन के बीच हो या नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच हो या साइन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच हो। तो इसमें 2 पार्ट होता है, एक सिस होता है और एक ट्रांस होता है। उसके नाम में अगर उस सिस को फॉलो करेगा तो हम उसके नाम के आगे सिस लगाएंगे, और ट्रांस को फॉलो करेगा तो ट्रांस लगाएंगे। किसी किसी बुक में सिस ना मिलकर उनके स्थान पे जेड लिख देता है, जेड का मतलब जूसन, और ट्रांस का ना लिखकर ई लिख देगा। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन जो ई और जेड है, सिस और ट्रांस है, सिस ट्रांस तो ठीक है, ई जेड भी हो गया। तो अब इसमें क्या है कि जैसे एक कार्बन है, ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल हम ले लें, ब्यूट-2-ईन, ठीक है, तो ब्यूट-2-ईन अगर आप लेंगे तो ब्यूट-2-ईन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए CH3 कार्बन CH3 और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या है दोस्तों कि जो हाइड्रोजन है इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से मेथिल भी जुड़ा है। तो मेथिल हमारा और हाइड्रोजन की तुलना अगर की जाए तो मेथिल हमारा लार्ज है, मेथिल हमारा क्या है, लार्ज है, और हाइड्रोजन क्या है, स्मॉल है। यहां भी हम एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट, पहले तो हम एटॉमिक नंबर देखते हैं, अगर एटॉमिक नंबर आपका सेम है तो फिर उसका पूरा मॉलिक्यूल का फार्मूला देख लेते, ढांचा देख लेते, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ये लार्ज है और ये स्मॉल है। यहाँ देखेंगे तो ये स्मॉल है और ये आपका लार्ज है। तो यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन का स्मॉल इधर है, इस कार्बन का स्मॉल इधर है, तो ये बिल्कुल एक ही साइड में है, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं सिस और ब्यूट-2-ईन, इसका पूरा IUPAC नाम ये होगा। और अगर इसी को हम दूसरे फॉर्म में बना दें, तो इसी को दूसरे फॉर्म में अगर बनाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों CH3 को हमने क्या किया, अपोजिट कर दिया है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को भी
अपोजिट कर दिया है। तो ये CH3 इधर और ये CH3 इधर है। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर हमको करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रांस और ब्यूट टू इन। यहाँ आप ट्रांस की जगह ई भी लिख सकते हैं। तो ये ट्रांस में हो गया और ये सिस में हो गया। तो जो सिस में होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये लो होता है। ये किसी भी कंपाउंड के लिए हम बता रहे हैं। हम ऐसा नहीं बताएंगे कि आपको एक बार सिस ट्रांस यहाँ पढ़ना पड़े तो उससे जुड़ी हुई 4 चीजें बाहर पढ़नी पड़े, ऐसा नहीं है, सब इसी में हो जाएगा। तो ये जो सिस है, सिस कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। बस यहाँ हमने एक एग्जांपल बताया है कि डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है। और डबल बॉन्ड से ये जो लार्ज लार्ज के ग्रुप है सेम साइड और स्मॉल स्मॉल के ग्रुप सेम साइड। यहाँ पे आपने देखा लार्ज लार्ज ग्रुप एक साइड और स्मॉल स्मॉल लार्ज लार्ज 180 डिग्री पे है। तो 180 डिग्री पे है, अपोजिट है, और स्मॉल स्मॉल भी अपोजिट है 180 पर, इसलिए इसको हम ट्रांस बोलेंगे। अब दूसरी बात, जो सिस होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, तो जो ट्रांस होंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। और इसमें जो रोटेशन होता है यानी द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, इसमें डाइपोल मूवमेंट को हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होगा, इसमें डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये इधर खींचेंगे और ये इधर खींचेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि ये इधर खींचेंगे और ये इधर खींचेंगे, तो इसमें डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल अभी हम और दे रहे हैं इसका। चलिए दोस्तों एक नया एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रुप जुड़ जाए मिथाइल, और यहाँ पे जुड़ जाए हाइड्रोजन, और यहाँ पे जुड़ जाए हाइड्रोजन, और यहाँ नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर। क्या होता है, लोन पेयर। तो अगर देखा जाए तो इधर स्मॉल है और इधर क्या है, लार्ज है, तो ये ट्रांस में हो जाएगा। और अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही केवल हो और इनका लोन पेयर और लोन पेयर एंटी हो 180 के, और यहाँ मिथाइल मिथाइल हो, तो ये ट्रांस हो जाएंगे, यानी ई, ये क्या हो जाएंगे, ट्रांस हो जाएंगे। और यही कंडीशन अगर दोस्तों दोनों लोन पेयर सेम साइड हों और दोनों मेथिल इस प्रकार हों, तो ये आपका किस में हो जाएगा, सिस में हो जाएगा, यानी कि ये जेड हो जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब ऐसे सिस ट्रांस हम लोग देखते हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, एक और एग्जांपल हम आपको दे दें, जैसे C4H4O4, सब कुछ 4 ही 4 है, कार्बन भी 4 है, हाइड्रोजन भी 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है। ये एक बार नीट में पूछा जा चुका है और एक बार ये पीजीटी में भी आ चुका है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिस में है, और एक इसका एग्जाम्पल जो है ऐसे बनेगा, ट्रांस में बनेगा, वो किसमें बनेगा, ट्रांस में बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांस और ये हो जाएगा हमारा सिस हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका ये सिस में है, सिस में हम इसको बोलते हैं मैलेइक एसिड। सिस में ये क्या होगा, मैलेइक एसिड कहलाएगा, और ट्रांस में ये क्या कहलाएगा, फ्यूमेरिक एसिड कहलाएगा। यानी कि नाम भी चेंज हो जाता है और फार्मूले भी आपके वही हैं, लेकिन स्ट्रक्चर
ये सिस में और ये ट्रांस में है। अब आपसे कोई ये कहे कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ट्रांस का ज्यादा होगा। डायपोल मोमेंट किसका जीरो होगा, इसका जीरो होगा। डायपोल मोमेंट किसका अधिक होगा, इसका अधिक होगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी जीरो होगा, इसका कुछ ना कुछ तो होगा। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं, सिस ट्रांस हम लोग देखते हैं। और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट वीडियो पहले आप लोग ले लीजिएगा, हमने रख कर दिया। और एक सिस ट्रांस हम लोग पढ़ेंगे इंटर में कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, लेकिन वो इनऑर्गेनिक है, वो बिल्कुल अलग है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं ये 11th में भी थी, 12th में भी थी, कंपटीशन के लिए भी थे। अब एक जो हम बनाएंगे, एक साइक्लिक कंपाउंड बना रहे हैं, तो साइक्लिक कंपाउंड बना रहे, ये साइक्लोप्रोपेन है। क्लियर हो गया दोस्तों। इसमें मेथिल ग्रुप ऊपर लगा दिया और हाइड्रोजन नीचे लगा दिया। इसमें भी मेथिल ग्रुप ऊपर लगा दिया, हाइड्रोजन नीचे, और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिया। क्लियर हो गया। और इसके बाद इसमें हमने क्या किया, एक और बना लिया, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन ऊपर कर दिया, मेथिल नीचे कर दिया, यहाँ मेथिल ऊपर कर दिया, हाइड्रोजन नीचे, और ये। अब आपसे कोई पूछे कि सिस कहाँ है, ट्रांस कहाँ है, इन दोनों में सिस कौन है और ट्रांस कौन है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये है कि ये एक साइक्लोप्रोपेन था पहले, और हमने क्या किया, 1 और 2 कार्बन पे मेथिल लगा दिया है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2, चाहे यहां से 1 कर लो, 2 कर लीजिए, क्योंकि जिस पर मेथिल लगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे, तो मेथिल दोनों पे लगा है। तो ये 1,2 डाई मेथिल, तो 1,2 डाई मेथिल और साइक्लोप्रोपेन, और यहां भी हो जाएगा 1 2, तो 1,2 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन। तो 1,2 डाई मेथिल साइक्लोप्रोपेन ये भी है और ये भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों कि दोनों मेथिल सेम साइड है, दोनों मेथिल सेम साइड है, दोनों ऊपर है। यहाँ पे अगर हम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री रखें तो दोनों मेथिल सेम साइड मिलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस। इसको क्या बोलेंगे, सिस। और इसमें एक मेथिल ऊपर है और एक मेथिल नीचे है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांस। यानी कि जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसको भी हम लोग सिस ट्रांस दिखाते हैं, अगर साइक्लिक है तो। अदरवाइज डबल बॉन्ड है तो बात अलग की है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। और इसके बाद आईपीसी नाम, अब आपके समझ में आ गया होगा कि आईपीसी केवल छोटी सी चीज नहीं है, ये कंपटीशन में, नीट में बहुत तगड़े से क्वेश्चन पूछती है। अब एक एग्जांपल हम यहाँ पे आपको दे दें, उसमें ये क्लियर हो जाए। अब जैसे आपसे कहे पेपर में, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई कंपटीशन में पूछा जा चुका है, इसका आईपीसी नाम। तो इसका अगर आईपीसी नाम पूछेगा दोस्तों, तो हम बहुत कुछ इसमें जानते हैं, जो छोड़ना नहीं चाहते, वो पूरा बता देना चाहते हैं, क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो चीज है इसको हम CH3 मानेंगे, ये CH2 और ये CH3। क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर दिए, और यहाँ पे एक कार्बन रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी एक कार्बन रखेंगे, क्योंकि कार्बन वहां है ही, अंडरस्टूड था, वो लीनियर फार्मूले में था। अब हमने उसको क्या किया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के रूप में देखना शुरू कर दिया है। तो आप लोग पहले लीनियर का जो फार्मूला हमने बनाया था वो पहले आप एक जगह सेट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, उसके बाद ये सब पोस्टमार्टम करिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ अगर कुछ नहीं था तो यहाँ एक हाइड्रोजन हम लोग मेंशन कर लेंगे। अब इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से देखेंगे तो यहाँ क्लोरीन है, ये लार्ज है, ये हाइड्रोजन है, स्मॉल है। क्लियर हो गया। इस क्लोरीन कार्बन से देखेंगे मेथिल है और ये पूरा एथिल हो जाएगा। तो एथिल मेथिल की तुलना में लार्ज हो जाएगा और मेथिल छोटा हो जाएगा। यानी कि स्मॉल स्मॉल एक साइड है और लार्ज लार्ज एक साइड है।
तो ये क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। सिस बोलिए, और या तो इसको हम लोग जेड भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हाइफन लगाएंगे और इसके बाद नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग जब करेंगे हम लोग तो उधर से नंबर करेंगे जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप हो या डबल बॉन्ड हो। तो इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन भी जुड़ा है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड भी लगा है, तो 1 और ये 2। अब हम जाएंगे किधर, मेथिल की तरफ जाएंगे तो चेन छोटे मिलेगी, तो इधर आ जाएंगे 3 और 4। क्लियर हो गया। अब सिस लगा दिया। अब 2 नंबर पे मेथिल है तो यहां हो जाएगा 2 मेथिल। और इसके बाद क्या होगा, 1 क्लोरो, 1 पे क्या जुड़ गया, क्लोरो, तो ये जुड़ जाएगा 1 क्लोरो। इसके बाद टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन पे क्या पढ़ेंगे, ब्यूट, और 1 पे क्या पढ़ेंगे, इन। ठीक है, ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन 1, ये पूरा आईपीसी नाम है। तो ये दोस्तों रहा, ऐसे आईपीसी नाम पूछे जाते हैं पेपर में। तो सिस ट्रांस कहाँ लगाना है, मेथिल कहाँ लगाना है। अगर सिस ट्रांस हम आपको ना पढ़ाए होते तब तो आप 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटीन आप कर देते, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो बिना इसके अधूरा आईपीसी होता है। इसका लीनियर एक बार हम फिर यहाँ बना दे रहे हैं, ये इसका लीनियर फॉर्म हो गया है। तो ये इसी का ये नाम है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट जरूर करिए। देखिए इतनी गर्मी है, तो अब कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए और एक कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ये स्टेरियो आइसोमर्स हमने पूरा आपने देखा कि ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसका रोटेशन आइसोमर्स, न्यूमैन, साउहार्स, फिशर, फिर उसके बाद उसमें जो आपके जो है डी फॉर्म, एल फॉर्म होते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, और आपका जो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, सिस और ट्रांस है, ये सब हमने आपको क्लियर कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए, सब्सक्राइब करिए जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।